हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं यायावर साम्राज्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और ये यायावर साम्राज्य के ऊपर हमारा फर्स्ट वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की, तो ये इसके ऊपर हमारा 12th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं रोमन साम्राज्य के ऊपर चर्चा की थी। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे तो इनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यायावर साम्राज्य, इसे मंगोल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। मंगोल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह मंगोल शासक थे चंगेज खान, उनके द्वारा की गई थी। चंगेज खान ने इस साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में की। और यह साम्राज्य है, ये दो महाद्वीपों में फैला हुआ था, एक एशिया और दूसरा है यूरोप। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से चंगेज खान ने इस विशाल साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, साम्राज्य से तात्पर्य होता है निश्चित भूभाग जिसकी अपनी सीमा हो, जिसका अपना एक प्रशासनिक तंत्र हो। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो रोमन साम्राज्य होता है, तो रोमन साम्राज्य को चलाने के लिए एक निश्चित प्रशासनिक तंत्र होता है, जिसके सबसे ऊपर होता है सम्राट होता है। सम्राट की सहायता के लिए एक सेनेट होती है। इसके अतिरिक्त इसके शासन संचालन में एक सेना होती है। इस साम्राज्य में अनेक अधिकारी होते हैं, मंत्री होते हैं। जबकि हम बात करें यायावर, तो देखिए यायावर इससे बिल्कुल विपरीत है। यायावर से तात्पर्य होता है घुमंतु, अर्थात जिन्हें हम खाना बदोश कहते हैं, ऐसे लोग जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यायावर साम्राज्य है, इसकी जो अवधारणा है ये विरोधात्मक प्रतीत होती है। अब इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से ये जो यायावर लोग थे, खाना बदोश लोग थे, इन्होंने किस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता था, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। तो उन्होंने किस प्रकार से एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना की, वो सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे यायावर और साम्राज्य के ऊपर। हम दोनों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यायावर के ऊपर। तो देखिए, यायावर लोग थे, ये मूलतः घुमक्कड़ होते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। दूसरी इनकी जो प्रमुख विशेषता होती थी वह थी अविभेदित आर्थिक जीवन। इसका अर्थ हो गया कि इनके जो आर्थिक जीवन था वो बहुत ज्यादा विभेदित नहीं था, जिस प्रकार से हम अन्य साम्राज्यों में देखते हैं। जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा रहता है और प्रत्येक वर्ग का अपना एक आर्थिक कार्य होता है। जैसे हम चर्चा करें कि किसान का मुख्य कार्य होता है कृषि करना होता है। इनमें से कुछ लोग शिल्पकार होंगे, कुछ लोग बुनकर होंगे, कुछ लोग सेना में होंगे, सैनिक होंगे वो लोग। ठीक है, इसी प्रकार से इससे ऊपर के वर्ग की तरफ देखें तो इनमें से कुछ अभिजात वर्ग होंगे, जो शासक वर्ग आ जाते हैं वो आ जाते हैं इसमें, सम्राट होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो समाज है, जो साम्राज्य में अलग अलग भागों में विभाजित होता है, ठीक है, जिनका अलग अलग आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जबकि इसके विपरीत हम बात करें यायावरों की, तो इनका जो आर्थिक जीवन है ये अविभेदित था, इसमें बहुत ज्यादा भिन्नताएं नहीं थी। और इन यायावर लोगों का मुख्यतः दो कार्य होते थे। एक तो हो गया ये पशुपालन करते थे और दूसरा होता था ये शिकार करते थे। इसके अतिरिक्त जो यायावर लोग होते थे, इनकी तीसरी विशेषता होती थी कि इनका जो राजनीतिक संगठन होता था ये प्रारंभिक होता था। इसका तात्पर्य हो गया कि इनका जो राजनीतिक संगठन होता था वह विकसित अवस्था में नहीं होता था। जैसा कि हमने रोमन साम्राज्य और अन्य साम्राज्यों के बारे में देखा कि उनका जो राजनीतिक संगठन था काफी विकसित था। एक निश्चित प्रशासनिक तंत्र होता था, प्रशासनिक तंत्र में सबसे ऊपर सम्राट होता था, उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, उनके नीचे फिर कर्मचारी होते थे। राज्य की रक्षा के लिए सेना होती थी। वो सब आपको यहाँ पर जो यायावर लोग हैं, इनके राजनीतिक संगठन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनकी हम बात करें, इनके राजनीतिक संगठन की हम बात करें, तो ये मुख्यतः कबीलों में बटे रहते थे और प्रत्येक कबीले का अपना एक मुखिया होता था। और यायावर लोग थे, ये पारिवारिक समूह में संगठित रहते थे। अलग अलग परिवार के अलग अलग कुल होते थे, अलग अलग वंश होते थे, तो उनमें ये बटे हुए रहते थे। तो इस प्रकार से जो यायावर लोग हैं ये अलग अलग कबीलों और अलग अलग पारिवारिक समूह में संगठित हुआ करते थे। अब हम चर्चा करते हैं, साम्राज्य की चर्चा करते हैं। तो देखिए, साम्राज्य शब्द है, ये एक भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है, यानी इसका एक निश्चित भूभाग होता है और इसकी निश्चित सीमाएं होती हैं। जैसा कि हमने रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी सीमा है ये फरात नदी तक थी, दक्षिणी जो सीमा है ये सहारा मरुस्थल तक थी, पश्चिमी जो सीमा है ये अटलांटिक महासागर तक फैली हुई थी। रोमन साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा है
ये डैन्यूब और राइन नदी तक फैली हुई थी। तो ये साम्राज्य की प्रमुख विशेषता होती है। दूसरी प्रमुख विशेषता होती है साम्राज्य की, इसमें स्थायित्व होता है। इसमें एक जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचा होता है और इस आर्थिक ढांचे में स्थिरता होती है। साम्राज्य में हम नगरों या गांवों में देखेंगे कि समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा रहता है और ये जो वर्ग है ये अलग अलग आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। जैसे अभिजात वर्ग का कार्य हो गया शासन संचालन हो गया, किसान का कार्य खेती करना हो गया, इसके अतिरिक्त गुलाम होते थे जो उनका कार्य मजदूरी करना होता था। तो इनमें एक जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचा होता है। समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा रहता है, जबकि हम यायावर में देखेंगे वो इससे विपरीत होता है कि यहाँ का जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ के जो लोग हैं वो मुख्यतः या तो पशुपालक होंगे या शिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य का एक निश्चित प्रशासनिक तंत्र होता है जिसकी चर्चा हमने कुछ देर पहले की थी। जैसा कि सबसे ऊपर सम्राट होगा, सम्राट से नीचे फिर उसकी मंत्री परिषद होगी, फिर अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार से एक निश्चित प्रशासनिक तंत्र होता है। साम्राज्य है वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ रहेगा, प्रांतों को फिर अलग अलग गांवों में डिवाइड किया जाता है। जबकि हम देखेंगे यायावर लोग होते हैं, इनकी जो विशेषताएं होती है वो साम्राज्य से बिल्कुल विपरीत होती है। तो इस चैप्टर में हम मुख्यतः यही पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जो ये यायावर लोग थे, ये घुमंतु लोग थे, इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इस साम्राज्य के सामने जो बड़े बड़े साम्राज्य थे वो भी छोटे दिखाई देने लगे। तो देखिए, मंगोल जो साम्राज्य था ये मुख्यतः यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ था और मंगोल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह की थी चंगेज खां। चंगेज खां के नेतृत्व में मध्य एशिया के मंगोलों द्वारा 13वीं व 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की गई। अर्थात चंगेज खां के नेतृत्व में जो मध्य एशिया के जो मंगोल होते हैं, जो मुख्यतः स्टेपी प्रदेश होते हैं, स्टेपी प्रदेश से तात्पर्य होता है घास के मैदान, जिनमें मुख्यतः लोग पशुपालन का कार्य करते हैं। तो इन मध्य एशियाई मंगोलों के द्वारा 13वीं व 14वीं शताब्दी में दो महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की। और ये जो साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की, ये उस समय के जो हम तात्कालिक साम्राज्य देखेंगे, जैसे हम बात करें चीन के साम्राज्य की बात करें, तो चीन का जो साम्राज्यिक निर्माण हुआ था ये कृषि पर आधारित था। जबकि इसके विपरीत हम देखें मंगोलों को देखें तो ये लोग दीनहीन होते थे, गरीब होते थे, जटिल जीवन से बहुत दूर होते थे। इनका जो सामाजिक और आर्थिक जीवन होता था बहुत ही सामान्य होता था। इसके बावजूद इन्होंने किस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि मंगोलों ने किस प्रकार से चंगेज खां के नेतृत्व में अपनी जो पारंपरिक और जो सामाजिक राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित करके एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। इस संबंध में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो चैप्टर है वह है यायावर साम्राज्य है। यायावर साम्राज्य, या हम इसे कह सकते हैं मंगोल साम्राज्य कह सकते हैं। और ये मंगोल साम्राज्य है, ये 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य में रहा था। और इस चैप्टर को हमने कुछ भागों में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसका सामान्य परिचय, फिर हम चर्चा करेंगे इसके ऐतिहासिक स्रोत जिनकी सहायता से हमें मंगोल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम चर्चा करेंगे इनके सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकी जो सामाजिक पृष्ठभूमि होती थी वो कैसी होती थी, इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि होती थी वो किस प्रकार से होती थी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे चंगेज खां के जीवन व्रत के बारे में। चंगेज खां का प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में देखेंगे और किस प्रकार से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसके विजय अभियानों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे चंगेज खां के उपरांत जो मंगोल होते हैं, इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उन्होंने किस प्रकार से जो चंगेज खां का स्वप्न था उसको पूरा किया, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मंगोलों के सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन के ऊपर चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में चर्चा करेंगे चंगेज खान और मंगोल का जो विश्व राजनीति में क्या स्थान है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां और उनसे जो संबंधित घटनाएं हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो प्रमुख शब्दावलियां हैं उनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगोल साम्राज्य का सामान्य परिचय और उसके ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मंगोलों का सामान्य परिचय। तो देखिए, 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरोप और एशिया महाद्वीप के जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य थे, उन्होंने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय को एक बड़े खतरे के रूप में अनुभव किया। यानी इसका तात्पर्य हो गया कि यूरोप और एशिया के जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य थे इन दो महाद्वीपों के, उन्होंने जो मंगोलों के द्वारा एक नवीन साम्राज्य का जो निर्माण किया गया था, और ये मंगोल मुख्यतः आते थे मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश से आते थे,
और मंगोलों की इस नई राजनीतिक शक्ति को एक बहुत ही बड़े खतरे के रूप में इन लोगों ने अनुभव किया। और इन मंगोलों को जो संगठित करने का जो कार्य किया था वह किया था चंगेज खान ने। चंगेज खान की मृत्यु है 1227 ईस्वी में हो जाती है और उसके बाद में जो उसके वंशज आते हैं वो ये कार्य करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे चंगेज खान की जो राजनीतिक दूरदर्शिता है ये मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि चंगेज खां की जो राजनीतिक दूरदर्शिता है वो काफी दूरगामी थी। केवल वो मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश पर अपना शासन नहीं करना चाहते थे और ना ही केवल वो मंगोल जातियों का एक महासंघ बनाना चाहते थे। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो इनसे कहीं अधिक बढ़कर थी। और चंगेज खां का स्वप्न था विश्व पर शासन करना। चंगेज खां ने स्वयं कहा है कि चंगेज खां को ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। तो केवल वह मध्य एशिया के जो स्टेपी प्रदेश है वहां तक अपने साम्राज्य को सीमित नहीं रखना चाहते थे, वो इसे और अधिक बढ़ाना चाहते थे और संपूर्ण विश्व पर मंगोलों का शासन स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर हम देखेंगे जो चंगेज खां का जो स्वप्न होता है संपूर्ण विश्व पर शासन करने का, वो उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो पाता है। क्योंकि चंगेज खां का जीवन है ये मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने, साम्राज्य संलग्न के जो क्षेत्र थे जैसे उत्तरी चीन आ जाता है, तुरान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेश के विरुद्ध युद्ध अभियान के नेतृत्व करने में और उनके प्रत्यक्ष संचालन करने में बीत गया था। तो चंगेज खां के जीते जी उनका ये स्वप्न पूरा नहीं हुआ था। लेकिन चंगेज खां के बाद में जो उनके वंशज आते हैं उन्होंने आगे चलकर चंगेज खां का जो स्वप्न है उसको सार्थक किया था और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का उन्होंने निर्माण किया था जो मुख्यतः दो महाद्वीपों में फैला हुआ था, एक यूरोप और एक एशिया, जिसके सामने जो सिकंदर का साम्राज्य था वह भी बौना नजर आता था। देखिए इस मैप में आप देखेंगे कि जो मंगोल साम्राज्य है ये मंगोल साम्राज्य है, इसके अंतर्गत आधुनिक जो मंगोलिया आ जाती है, संपूर्ण जो चीन या तिब्बत का जो हिस्सा आ जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के उत्तर की तरफ हम देखेंगे फारस। देखिए यहाँ पे फारस से तात्पर्य हो गया प्राचीन ईरान हो गया। इसके अतिरिक्त बगदाद, बांजेटाइन साम्राज्य, देखिए बांजेटाइन साम्राज्य है ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का ही नाम है, इसे बांजेटाइन साम्राज्य कहते हैं। रूस के जो सामंती देश है यहाँ तक कि मास्को तक मंगोल साम्राज्य फैला हुआ था और ये विश्व के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। और चंगेज खां के जो बेटे और पोते होते हैं इन्होंने जो इस विशाल साम्राज्य को जो निर्माण किया था वो चंगेज खां के आदर्शों के मुताबिक किया। इसका एक हमें उदाहरण मिलता है। चंगेज खां के पोते होते हैं मोंके। उन्होंने फ्रांस के जो शासक होते लुई नौवे को एक चेतावनी दी, एक धमकी भरा पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति है और वह अधिपति कौन है? चंगेज खां। और चंगेज खां को यहाँ पर स्वर्ग पुत्र की उपाधि दी गई है। तो देखिए मध्य एशिया या आप चीन में देखेंगे तो यहाँ पर राजाओं को स्वर्ग पुत्र की उपाधि दी जाती थी। और यही जो और ये स्वर्ग पुत्र वाली जो धारणा है ये भारत में यहीं से आई थी और भारत में राजाओं को देवपुत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस पत्र में लिखा है कि जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते और केवल यह कह देते हैं कि हमारे देश दूर हैं, हमारे पर्वत विराट हैं और हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर इस विश्वास के साथ अगर आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाइयों को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। तो ये जो धमकी भरा खत है ये मोंके लिखते हैं जो कि चंगेज खां के पोते होते हैं और ये लिखते हैं फ्रांस के शासक लुई नौवे को। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि जो इनकी जो धमकियां थी ये केवल कोरी धमकियां नहीं थी, इन्होंने जो बोला वो करके भी दिखाया। क्योंकि इसका एक और उदाहरण मिलता है चंगेज खां के एक दूसरे पोते होते हैं बाटू। इन्होंने 1236 से 41 के मध्य में एक विजय अभियान चलाया जिसमें रूस की भूमि को इन्होंने मॉस्को तक रोन डाला, पोलैंड हंगरी पर इन्होंने विजय प्राप्त की और वियना के बाहर इन्होंने पड़ाव डाला। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो ये धमकियां देते थे ये केवल कोरी कल्पना वाली धमकियां नहीं होती थी, उन धमकियों को ये पूरा करके भी दिखाते थे। और 13वीं शताब्दी में लोगों को ये लगने लगा था कि शाश्वत आकाश है ये मंगोल के पक्ष में है। यहाँ तक कि जो चीन के अधिकांश भाग के जो लोग हैं, मध्य पूर्वी एशिया के जो लोग हैं और यूरोप के लोग ये मानने लगे थे कि चंगेज खान की आबाद दुनिया पर ईश्वर का गुस्सा है और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। देखो इसका तात्पर्य ये हो गया कि लोगों का ये मानना था कि दुनिया में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है, भ्रष्टाचार हो गया है और ईश्वर हमसे खुश नहीं है, वो हम पे गुस्सा है और उस गुस्से के रूप में उन्होंने चंगेज खां को भेजा है। और अब जो कयामत का दिन जो बाइबल में लिखा हुआ है डूम्सडे, उसकी शुरुआत हो चुकी है और चंगेज खां ये ईश्वर के गुस्से के रूप में आया है हमें दंड देने के लिए।
देखिए इस बात का जिक्र है जो स्वयं चंगेज खां भी करता है जब उन्होंने बुखारा विजय की थी 1220 ईस्वी में। और इस बुखारा विजय के बारे में लिखते हैं एक इतिहासकार होते हैं, फारसी से इतिवृत्तिकार होते हैं जुवेनी। वो लिखते हैं, ये जुवेनी है, ये ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिहासकार थे। इन्होंने परवर्ती 13वीं शताब्दी, परवर्ती का मतलब होता है अंतिम 13वीं शताब्दी या बाद की 13वीं शताब्दी में 1220 ईस्वी में जो बुखारा विजय है उसका वृतांत लिखा है। जुवेनी के अनुसार नगर की विजय के पश्चात में जो चंगेज खां होता है ये उत्सव मैदान में आ जाता है और वहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित होते हैं। तो जब नगर को चंगेज खां विजय कर लेता है, उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है, तो उसके बाद में एक उत्सव मैदान होता है बुखारा में, वहां पर आता है और वहां पर अपना संबोधन देता है। और संबोधन में वो कहता है कि अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुमसे जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने अधिक पाप किए हैं। तो यहाँ पर चंगेज खां कहना चाहता है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पाप किए हैं और जो जितना ज्यादा संपन्न है उसने उतना ज्यादा पाप किया है। और इसके आगे चंगेज खां कहता है कि अगर तुम मुझसे पूछोगे कि तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है, तो इसके लिए चंगेज खां कहते हैं कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। तो यहाँ पर चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का दंड कहता है और वो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर तुम लोगों ने पाप ना किए होते तो ईश्वर मेरे को नहीं भेजता। इसके आगे चंगेज खां कहता है कि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। यहाँ पर चंगेज खां कहना चाहता है कि निश्चित तौर पर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा पाप किए हैं और उन पापों को दंड देने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा है। अगर ईश्वर ने मुझे यहाँ पे भेजा है तो ये मान के चलो कि तुम लोग पापी हो। इसके अतिरिक्त एक और विवरण मिलता है कि एक व्यक्ति होता है, जब बुखारा पे अधिकार हो जाता है तो वह खुरासान भाग गया था और जब उसे इसके बारे में पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि वे लोग आए, यानी नगर में आए, दीवारों को उन्होंने नष्ट किया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और चल दिया। तो यहाँ पर चंगेज खां के बारे में लिखा है कि वे लोग यहाँ पर आते थे, पूरी तरीके से नगरों को नष्ट कर देते थे, ठीक है, उनको जला देते थे, लोगों का वध करते थे। कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक भी वर्णन किया है कि जो चंगेज खां और उनके जो वंशज होते थे वो केवल वहां पे रहने वाले लोगों का ही नहीं, वहां पे रहने वाले जो जानवर थे, कुत्ते बिल्ली, उन तक का वो लोग वध कर देते थे। वो लूटते थे और चले जाते। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि चंगेज खां कितना क्रूर और इसने बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार किया है। अब हम चर्चा करते हैं मंगोल साम्राज्य अर्थात यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में चर्चा करते हैं जिनसे हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इतिवृत्त, देखिए यहाँ पर इतिवृत्त से तात्पर्य है कि जिसमें किस्से कहानियों के माध्यम से इतिहास का व्याख्यान किया गया है, उसे कहा जाता है इतिवृत्त। तो दूसरा हमें यात्रा वृत्तांत, बहुत सारे विदेशी यात्री थे वो मंगोल साम्राज्य में आते हैं और उन्होंने अपने जो यात्रा का वृत्तांत किया है उससे भी हमें यायावर साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तीसरा, नगरीय साहित्यकारों के जो दस्तावेज मिलते हैं उनसे हमें यायावर साम्राज्य के बारे में पता चलता है। देखिए यायावर साम्राज्य की जो हम ऐतिहासिक स्रोत देखेंगे तो उनमें एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी ये है कि जो स्टेपी जो निवासी थे या जो मंगोल जो लोग थे उन्होंने अपने बारे में कोई साहित्य की रचना नहीं की। देखिए यायावर साम्राज्य के बारे में जो भी हमें ऐतिहासिक स्रोत या इतिहास या साहित्य लेखन मिलता है ये विदेशी लेखकों के द्वारा लिखा गया था। और ये जो लेखक थे ये यायावर जो जीवन थे उनसे बिल्कुल अज्ञात थे, उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही वे पूर्वाग्रहों से ग्रसित। इसका तात्पर्य हो गया कि उन्होंने पहले से ही मंगोलों के बारे में एक धारणा बना रखी थी कि मंगोल लुटेरे होते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा नरसंहार किया है, ठीक है, ये हत्यारे होते हैं। तो इस प्रकार से वो पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। तो जो भी हमें लेखन कार्य मिलेगा मंगोलों के बारे में वो विदेशी इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जो हमें यायावर साम्राज्य का जो इतिहास मिलेगा, ऐतिहासिक स्रोत मिलेंगे जो, वो पूर्णतः पक्षपात रहित नहीं मिलेंगे। देखिए मंगोल साम्राज्य की सफलताओं के बाद में अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने मंगोल साम्राज्य को अपनी ओर आकर्षित किया और इन विद्वानों में से कुछ ने अपने अनुभवों को यात्रा वृतांत के रूप में लिखा, जबकि कुछ विद्वान ऐसे थे जो वही मंगोल साम्राज्य में रह गए और इनके राज्याश्रय में रहे। और ये जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आए, विदेशी विद्वान आए, इन सब की पृष्ठभूमि अलग अलग थी, अलग अलग धर्मों, समाज और क्षेत्रों से आते थे। जैसे इनमें से कुछ बौद्ध थे, कुछ कन्फ्यूशियस थे, कुछ ईसाई थे, कुछ तुर्क थे और कुछ मुसलमान थे। तो अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र से ये लोग आते थे, इन सब की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। और इन्होंने जो मंगोलों के बारे में इतिहास लिखा उसमें आपको एक रूपता दिखाई नहीं देगी, उसमें आपको काफी मतभेद दिखाई देंगे। ये जितने भी विद्वान यहाँ पर आए, एक तो इनको मंगोलों के रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था। अब देखिए कुछ लोग जो यहाँ पर आकर रहने लगे उन्होंने जो इतिहास लिखा वो सहानुभूति पूर्वक विवरण लिखा, यहाँ तक कि मंगोलों की प्रशस्तियां भी लिखवाई। इन्होंने मंगोलों की काफी प्रशंसा की, उनकी नेगेटिव जो है उसको नहीं दिखाया, केवल पॉजिटिव को दिखाया। लेकिन जो कुछ लेखक जो इन पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे तो उन्होंने केवल मंगोलों की नेगेटिव चीजें दिखाई, पॉजिटिव चीजें नहीं दिखाई। तो इस प्रकार से हम देखेंगे
कि जो ये लेखक हैं जो मंगोलों के राज्यश्रय में रहते थे, उन्होंने जो ये प्रशस्तियां लिखी, ये जो लेख है ये उन लेखों को चुनौती देते हैं जो यूरोप और एशिया में मंगोलों के बारे में निंदापूर्ण जो लेख है उनको चुनौती देते हैं, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताया गया था। और ये लेख है ये अभ्रमणशील समाज है, उन्होंने लिखे थे। अभ्रमणशील समाज का मतलब हो गया जो भ्रमण नहीं करते हैं, स्थायी रूप से किसी एक नगर में रहते हैं, जबकि यायावर समुदाय है ये एक भ्रमणशील समाज है। इनको इन लोगों ने बर्बर कहा, आदिम बर्बर के रूप में पेश किया। देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि बर्बर से क्या तात्पर्य होता है। देखिए यहाँ पर जो बर्बर शब्द है ये बारबोरियन का हिंदी रूपांतरण, इंग्लिश का वर्ड होता है बारबोरियन, उसका हिंदी रूपांतरण है। और ये बारबोरियन जो वर्ड है ये यूनानी भाषा का शब्द है बारबरोस, उससे इसकी उत्पत्ति हुई। देखिए होता क्या था कि जो यूनानी भाषी जो लोग थे वो जो गैर यूनानी लोगों से जब मिलते थे तो उनकी भाषा उनको कोलाहल या बर्बर के समान लगती थी, उनको समझ में नहीं आती थी। उनको लगता था कि वो बर्बर कुछ ऐसी कुछ आवाज निकाल रहे हैं, तो इसीलिए जो गैर यूनानी लोगों के लिए ये बर्बर शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में जो रोमवासी होते हैं इस बर्बर शब्द का प्रयोग उन्होंने जर्मन जनजातियों, गोल और हुणों के लिए किया, यानी वे लोग जो उनकी सभ्यता और संस्कृति से संबंधित नहीं थे उन लोगों के लिए बाद में ये बर्बर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। बाद में बर्बर शब्द का प्रयोग है वो असभ्य के लिए किया जाने लगा, जो लोग कम सभ्य थे उनके लिए बर्बर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो जो ये लोग थे यूरोप और एशिया में जो अभ्रमणशील समाज थे, इन्होंने यायावर समुदायों को बर्बर कहा। अब देखेंगे कि मंगोलों के संबंध में जो बहुमूल्य जो शोध कार्य हुआ था वह हुआ था 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था। और यह किया गया था रूसी विद्वानों के द्वारा, क्योंकि रूस में उस समय जार का शासन होता था और ये जार है अपनी मध्य एशिया में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे, ये उस समय हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमें लेखन कार्य मिलेंगे मंगोलों के संबंध में, ये सारे के सारे कार्य औपनिवेशिक वातावरण में तैयार हुए। देखिए इसका तात्पर्य हो गया कि जो लेखन कार्य है ये रूसी विद्वानों के द्वारा किए गए, और रूस का है ये मंगोल पर कब्जा था, अर्थात मंगोल है कि ये इसके उपनिवेश हुआ करते थे, जैसे भारत ब्रिटेन का हुआ करता था। तो इन्होंने जो लेखन कार्य किया ये अपने मातृ देश अर्थात रूस के पक्ष में किया, न कि मंगोलों के पक्ष में किया। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भारत है ये ब्रिटेन का उपनिवेश था, और अनेक जो ब्रिटिश इतिहासकार है इन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जैसे हम देखें आर्य, इन्होंने आर्यों को विदेशी बताया। इसके अतिरिक्त राजस्थान में अधिकतर राजपूतों का अधिकार था, तो इन्होंने राजपूतों को भी विदेशी बताया। कर्नल जेम्स टूर थे, उन्होंने राजपूतों को विदेशी बताया है। देखिए जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उनका आर्यों को जो विदेशी बताने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि वह अपने विदेशी शासन को भारत में उचित ठहरा सके। और वो ये प्रूव करना चाहते थे कि भारत में जो विदेशी शासन है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत में विदेशियों का ही शासन था। जबकि हम भारतीय ग्रंथों में देखते हैं वहां पर हमें कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है कि आर्य विदेशी थे, वहां पर हमें कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है कि राजपूत विदेशी थे। तो इस प्रकार का जो लेखन कार्य है वह मंगोलों के बारे में भी किया, और यह किया रूसी विद्वानों के द्वारा। और यह जो हमें विवरण मिलता है ये सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलता है। और जिन्होंने ये लेखन कार्य तैयार किया उनमें जो रूसी यात्री थे, सैनिक थे, व्यापारी थे और कुछ पुराविद थे, तो इन लोगों के द्वारा मंगोलों के बारे में जो इतिहास लेखन का है वो कार्य किया गया। दूसरा जो लेखन कार्य किया गया वह किया गया था प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में। देखिए हम देखेंगे कि 1917 में रूस में क्रांति होती है। क्रांति के फलस्वरूप जार के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और साम्यवाद की स्थापना की जाती है, और ये साम्यवाद ये मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो अब हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत ये लेखन कार्य किया जाता है। और ये जो नवीन लेखन कार्य है यह किया जाता है मार्क्सवादी जो इतिहासकार होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। देखिए इन्होंने बताया कि जो जनजातीय उत्पादन था मंगोलों का पहले, वो अब सामंती उत्पादन में परिवर्तन हो, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो मंगोल थे पहले कबीलों में रहते थे, उनका कोई अपना एक सम्राट नहीं होता था। लेकिन जब चंगेज खां आया तो उन्होंने समस्त जो कबीले थे उनको अपने एक संघ बनाया, उन सबका उनको अपने झंडे के नीचे एकत्रित किया, और यहाँ पर धीरे धीरे सामंती जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त जो पहले एक वर्गहीन समाज हुआ करता था, यायावर समाज था, वो वर्गहीन समाज था, उसमें कोई वर्ग नहीं बटे हुए थे, अलग अलग वर्ग नहीं थे। लेकिन अब वहां पर सामाजिक व्यवस्था की ओर वो अग्रसर होता है, जिसमें कृषक होते हैं, भूस्वामी होते हैं, लोड होते हैं, उन सबके बीच में एक विशाल अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले जो यायावर लोग थे ये वर्गहीन समाज का हिस्सा थे। यहाँ पर जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ नहीं होता था, सब लोग समान होते थे, या तो वो पशुपालक होते थे या शिकारी होते थे।
लेकिन जब चंगेज खां के द्वारा बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जाता है, तो अब आपको सामाजिक व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। समाज है वो वर्गों में बटा हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग किसान होते हैं, कुछ भूस्वामी होते हैं, कुछ लोड होते हैं, और इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे से आर्थिक हो। अब ये जो रूसी विद्वान थे, उनमें जो सबसे बढ़िया उत्तम जो शोध किया है मंगोलों की भाषा, समाज और संस्कृति का, उसमें प्रमुख नाम आता है बोरिस याकोवालेविच व्लादिमीर स्टो का। तो यहाँ पर जो बोरिस है, उनके द्वारा बहुत ही उत्तम शोध कार्य किया गया था मंगोल भाषा, समाज और संस्कृति के बारे में। इसके अतिरिक्त एक और रूसी लेखक थे, बार्टोल। बार्टोल ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। जो ये सोवियत विचारधारा थी, जो मार्क्सवादी लेखन पर आधारित थी, उसका इन्होंने समर्थन नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत जो बार्टोल्ड होते हैं, उनके द्वारा चंगेज खां और उनके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों को सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक विवरण किया। और ये जो टाइम होता है, वह टाइम होता है स्टालिन का। इस समय रूस पर शासन होता है, यानी सोवियत संघ पर जो शासन होता है वह स्टालिन का होता है। और स्टालिन इस बात का विरोध करते हैं, वे कट्टर साम्यवादी थे। जब उन्होंने साम्यवादी विचारधारा का समर्थन नहीं किया, तो वो इसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, और जो बारटोल्ड हैं वो उनके गुस्से का पात्र भी बनते हैं, और उनकी जो रचनाएं हैं उन पर कठोरता पूर्वक पाबंद लगा दिया जाता है। लेकिन 1960 के दशक में जब खुश्चेव युग आता है, खुश्चेव का शासन आता है, उसके बाद में जो बारटोल्ड की रचनाएं हैं उनको 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मंगोल साम्राज्य से संबंधित जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो अनेक भाषाओं में रचे गए थे, जैसे चीनी है, मंगोल है, फारसी है, अरबी भाषा है। इसके अतिरिक्त इतावली, लातिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में लिखे गए थे। यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि जो एक ही मूल ग्रंथ है, वो भिन्न आशय के साथ साथ दो अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए। देखो, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ग्रंथ एक है, उसको दो भाषाओं में लिखा गया है, तो इस भाषा में उसके बारे में जो लिखा गया वो लेख आपको अलग मिलेंगे, दूसरी भाषा में जो जो लेख है वो अलग मिलेंगे। यानी ग्रंथ एक है, अलग अलग भाषा होने से उनके बारे में जो मंगोलों के बारे में लिखा गया है वो अलग अलग लिखा मिलेगा, उन दोनों में एक रूपता नहीं दिखाई देगी, जबकि ग्रंथ एक है। इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे चंगेज खां के विषय में सबसे जो प्राचीन विवरण मिलता है, वह मिलता है मंगकोल उन न्यूतोबियन, और इस पुस्तक का नाम है मंगोलों का गोपनीय इतिहास। और यह पुस्तक दो भाषाओं में लिखी गई थी, एक मंगोल और एक चीनी भाषा में। देखिए, पुस्तक एक है, भाषाएं दो होने से जो इनमें विवरण मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा, यानी दोनों विवरणों में आपको एक रूपता दिखाई नहीं देगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरा हमें विवरण मिलता है वह मिलता है मार्को पोलो। मार्को पोलो एक इटली का यात्री था जो मंगोल दरबार में रहता है और अपनी यात्रा वृतांत लिखता है। और इसका जो यात्रा वृतांत है ये भी दो भाषाओं में लिखा हुआ मिलेगा, एक इतावली और एक लातिनी भाषा। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो इतावली भाषा में जो मार्को पोलो का वृतांत लिखा हुआ है वो अलग मिलेगा, लातिनी भाषा में अलग मिलेगा, और दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते। और यही वजह है कि जो मंगोलों के बारे में हमें जो जानकारियां प्राप्त होती है, वो जानकारियां हमें स्पष्ट प्राप्त नहीं होती। या तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, या उनके बारे में सहानुभूति या प्रशंसा के ऊपर आधारित होती है। या तो केवल उनके बारे में नेगेटिव दिखाया जाएगा, या केवल उनके बारे में पॉजिटिव दिखाया जाएगा। मंगोलों के बारे में जितने भी हमें ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त हुए हैं, उनमें कहीं पर भी एक रूपता दिखाई नहीं देगी, ना ही वो आपको पक्षपात रहित दिखाई देंगे। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है कि मंगोलों ने अपना जो साहित्य है वह स्वयं नहीं रचा। जितने भी मंगोलों के बारे में हमें साहित्य या ऐतिहासिक पुस्तक, यात्रा वृत्तांत मिलेंगे, ये विदेशी लेखकों के द्वारा लिखे गए थे। और ये लेखक हैं, ये ना तो मंगोलों के जीवन के बारे में जानते थे, न मंगोलों की संस्कृति और भाषा से परिचित थे, तो उनके द्वारा ये लेखन कार्य किया गया था। और ये लेखक पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होते थे, या जिनको राज्याश्रय मिल जाता था वो इनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक और प्रशंसनीय बातें लिखते थे, केवल सकारात्मक बातें लिखते थे। और यही वजह है कि हमें मंगोलों के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानने को बाकी है। देखिए, इस वीडियो में हमने चर्चा की मंगोल साम्राज्य का सामान्य परिचय और ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगोलों के सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त चंगेज खां का जो जीवन वृत्त है, इसका प्रारंभिक जीवन, इसका विजय और साम्राज्य विस्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त जो चंगेज खां के उपरांत जो मंगोल होते हैं, उनके जो वंशज होते हैं, उन्होंने किस प्रकार से मंगोल साम्राज्य को और बड़ा बनाया, तो उसके संबंध में भी हम पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।